एक रोज अचानक से चंचल विवेक पर बेवजह गुस्सा करने का नाटक करने लगती है। क्यों? खुद को क्या समझते हो तुम विवेक? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे कि नहीं? अरे, अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया है चंचल? मैं तो ये सब एक नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हारे माँ पापा मुझे डांटे और उनके मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। क्यों? अब ऐसे देख क्या रहे हो? आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी मैं, समझे कि नहीं? रुको, तुम्हें तो मैं। तभी वहां पर परिमल और इंदु आती है। हे भगवान! अरे क्या हुआ है तुम्हें चंचल? तुम विवेक पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बेटा, इससे पहले तो हमने तुम्हें इस तरह से उल्टा बात करते हुए कभी नहीं देखा। तो आज क्या हुआ है तुम्हें? क्योंकि आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू आदमी है। पता नहीं इसे आपने क्या खाकर पैदा किया है। देखो चंचल, जरा शांत हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है विवेक? ये लड़की इस तरह से बात क्यों कर रही है? अरे सब कुछ भी नहीं है माँ पापा। वो दरअसल मैंने काम का गुस्सा इस पर उतार दिया और इसे बुरा भला बोल दिया, इसीलिए ये इतना गुस्सा है। माफ कर दो ना चंचल। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से पेश कभी नहीं आऊंगा। क्या? लेकिन माँ पापा, वो। अरे अब माफ भी करो ना और चलो कमरे में। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेकर आया हूँ और वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे लेकिन। अरे चलो तो सही। फिर विवेक चंचल को कमरे में लेकर जाता है, जिस कारण वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। ये बच्चे भी ना, पता नहीं कब बड़े होंगे। छोड़िए ना परिमल जी, मियाँ बीवी में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। हाँ इंदु, सही कहा तुमने। और अनबन अगर ना हुई तो रिश्ता गहरा कैसे बनेगा? सो तो है। फिर कमरे में जाने के बाद, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ अंदर क्यों लेकर आए हो तुम? मैं बाहर तुम्हें जम के सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये नाटक करने नहीं दूंगा। अरे यार, क्यों मेरे रास्ते का कांटा बने हो तुम? मुझे सबकी नजरों में बुरी बनकर जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना है, लेकिन तुम तो मेरा प्लान चौपट बना रहे हो। देखो चंचल, इन सब से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद करो और मेरी कही बात समझने की कोशिश करो। नहीं विवेक, मुझे कुछ भी नहीं समझना। और खबरदार, अगर आइंदा से तुमने मुझे परेशान किया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब हटो मेरे सामने से। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देख चंचल, मैंने तेरे लिए नया ड्रेस लाया है। अब तेरी शादी को आधा महीना बीत गया है, तो तू ये ड्रेस पहन सकती है। अच्छे है ना? वाओ, ये सारे ड्रेसेस तो एकदम ट्रेंडिंग स्टाइल वाले हैं, जो मुझे बहुत समय से चाहिए थे। लेकिन नहीं, मुझे जानबूझकर इन्हें नापसंद करने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अरे ये क्या है माँ जी? अरे ये कैसे कैसे ड्रेस उठाकर लाई हो आप? आपको तो कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब तुझे पसंद नहीं आई क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरे लिए ड्रेसेस लाने ही थे तो पहले मुझसे पूछ लेती ना। सच में इस घर में तो सबकी ड्रेसिंग सेंस एकदम बोरिंग ही है। आई मीन, इतना पैसा होने के बावजूद भी सभी लोग कितने घटिया कपड़े पहनते हैं। छी, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसी समय चंचल से मिलने के लिए उसकी माँ सरोज आती है और दरवाजे पे खड़े रहकर वो सारी बातें सुन लेती है। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। अगर तुझे ये ड्रेसेस पसंद नहीं आए तो ये कपड़े मैं भावना को दे दूंगी। हाँ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिर बाद में सरोज चंचल से उसके कमरे में मिलती है और तभी, अरे क्या हुआ है चंचल? तेरी सास तुझसे इतनी कटी कटी सी क्यों है? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था, लेकिन ठीक से कुछ सुना ही नहीं दिया। और अब तो मुझे यहाँ पर आए हुए पूरा 1 घंटा हुआ है, लेकिन वो तो बाहर अभी तक नहीं आई। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। झूठ मत बोल चंचल,
मैंने यहाँ आने से पहले दरवाजे पर खड़े रहकर इंदु बहन और तेरे बीच में हुई सारी बातचीत सुन ली थी, और मैंने तो बस अभी तुझे झूठ बोला कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू क्या जवाब देती है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे अपनी सास से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? प्लीज माँ, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे क्या शुरू मत हो जाइए? जहां तक मुझे पता है, वो जो भी ड्रेसेस इंदु बहन ने लाए थे, वो सारे ड्रेस तेरी पसंद के ही थे। अरे कुछ दिन पहले की ही बात है, वो ड्रेसेस खरीदने के लिए तो कितना मरे जा रही थी, और आज तो तूने उन्हीं ड्रेसेस को लेकर इंदु बहन जी को कितना सुनाया। देख चंचल, सच सच बता मुझे, आखिर तेरा ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ माँ, ये सब मेरा नाटक ही है, क्योंकि मुझे एक बुरी बहू बनना है, ताकि ये सभी लोग जल्द से जल्द मुझे खुद से ही इस घर से निकाल दे, और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस शादी के बंधन से छुटकारा पा सकूं। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर ही वापस लौट आऊंगी, और देखना आप, अब आधा महीना तो बीत गया है, और बचे हुए आधे महीने में मैं और भी चाले चलूंगी और फाइनली यहाँ से निकल ही जाऊंगी। क्या? अरे नालायक लड़की, अपनी सारी अक्ल बेच आई है क्या तू? इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे। अरे तेरा पति भी कितना आदर्श है, लेकिन तू ही बेवकूफ है जो इतने अच्छे घर से निकलना चाहती है। हाँ, निकलना है मुझे, और कुछ भी करके मैं निकल कर ही रहूंगी, और इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस कर चंचल, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर के बाहर निकल कर ही रहूंगी। बस कर चंचल। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? एक लड़की अपने मायके में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसे एक ना एक दिन विदा होना ही पड़ता है। सब अपनी जिंदगी बसाते हैं। अरे अकेले रहकर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। पीछे लौटने की कोशिश मत कर बेटा, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं रखा। नहीं माँ, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं बेटा, ये सब करके तो बहुत पछताएगी, देखना तू। उसे समझाकर सरोज वापस चली जाती है, लेकिन फिर भी चंचल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2 दिनों के बाद, अरे माँ जी, आपने और भाभी ने खाना खा भी लिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो खा ले खाना। ये लीजिए माँ जी, मीठे में मैंने हलवा बनाया है। नहीं भावना, ये हलवा मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगी, इसे मेरे कमरे में लेकर आना। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। चंचल के वहां आते ही इंदु उठकर कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ है भाभी? माँ जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? अरे होगी भी क्यों नहीं, तुमने उनसे बात ही इस प्रकार से की थी। देखो चंचल, हर किसी की फीलिंग्स होती है, इसीलिए जरा सोच समझ कर बात किया करो। और अगर कोई आदमी अच्छा है तो हमें उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भावना भी इतना बोलकर वहां से निकल जाती है। खैर जो भी हो, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये दोनों अब मुझसे नाराज हो गई हैं, और अब तो ये नाराजगी जल्द ही गुस्से में बदलेगी, और ऐसे ही जल्द ही वो दिन भी आएगा जब ये लोग मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। वही दूसरी तरफ सरोज चिंतित होकर जास्मिन को घर पर बुलाती है। जास्मिन बेटा, जिस तरह से चंचल मुझे वो सब कह रही थी, वो सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वो लड़की तो अपनी हंसती खेलती घर गृहस्थी को आग लगा रही है, वो भी खुद के हाथों से ही। हाँ आंटी, मैं सब जानती हूँ। तो फिर तुमने उसे कुछ समझाया क्यों नहीं? देख बेटा, वो लड़की तो तेरे सिवाय किसी का कुछ भी नहीं सुनती, और तू तो उसकी पक्की सहेली है ना, तो तू ही उसे क्यों नहीं समझाती? आपको क्या लगता है आंटी कि मैंने उसे कुछ समझाया नहीं होगा? उल्टा मैंने तो उसे कितनी बार समझाया, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या? हाँ आंटी,
इसीलिए मैंने भी समझाना बंद किया ही उसे। और अब तो मैं उसे कॉल भी नहीं करती। उसे जो करना है करे। जब बाद में ठोकर खाएगी ना, तब जाकर उसे अपनी सारी गलती का एहसास होगा। फिर अगले दिन, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो तुम? उदास हो चंचल। माँ का 60वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर भी भैया को छुट्टी नहीं मिल रही। क्या कहा? माँ जी का जन्मदिन है? लेकिन कब है? 2 दिनों के बाद। भावना भाभी और मैंने भैया को बहुत कहा कि आप आ जाओ यहाँ पर, छुट्टी ले लो। उनके बॉस से भी बात की, लेकिन काम के प्रेशर के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भाभी और मैं, हम दोनों बहुत उदास है चंचल। काश भैया दूसरे शहर में नहीं बल्कि इसी शहर में काम करते, फिर वो भी हम सबके साथ ही रहते। अरे कोई बात नहीं विवेक, जन्मदिन तो हर साल आता है। इस साल ना सही तो अगले साल सही। वैसे माँ जी का जन्मदिन है और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। अब देखना माँ जी की नाराजगी में कैसे गुस्से में बदलती हूँ, जिसके चलते वो मुझे अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत डांटेगी। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो वो मुझे घर से बेघर भी कर देगी। फिर चंचल जानबूझकर इंदु की एक फनी पेंटिंग बनाती है और वो उसे देखकर बहुत हंसने लगती है। वाह चंचल, क्या पेंटिंग बनाई है तूने? इसमें तो माँ जी किसी बंदरिया से कम नहीं लग रही। और जब वो इस पेंटिंग को देखेगी तब तो माँ जी गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। इसीलिए ये उनके जन्मदिन का एकदम बेस्ट गिफ्ट रहेगा। फिर चंचल उस पेंटिंग को पैक करती है और जन्मदिन की रात पार्टी में वो उसे इंदु को दे देती है। लेकिन जब इंदु गिफ्ट रैप खोलती है तब उसमें फनी पेंटिंग की जगह पर इंदु की काफी सुंदर पेंटिंग होती है। वाओ माँ, कितनी सुंदर पेंटिंग है ना आपकी। और आपको पता है, चंचल ने इसे अपने हाथों से बनाया है ना सुंदर? हाँ बेटा, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया चंचल। लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो माँ जी की फनी पेंटिंग बनाई थी, तो ये बदल कैसे गई? क्योंकि इसे मैंने बदला है। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी प्लानिंग करते हुए देख लिया था। तुम पागल हो क्या? हर बार मेरे सारे प्लान पर पानी क्यों फेर देते हो तुम? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो चंचल, यहाँ पर तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है और तुम अगर यहाँ से चली गई तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर कोई बस एक ही राग आलापता रहता है। देखो विवेक, तुम ज्यादा बनो मत। इस बार तो मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इंदु सारा गुस्सा भुलाकर चंचल को पास बुलाकर वो केक कट करती है। अरे माँ, मुझे भी खिलाओ ना केक। नहीं नहीं, पहले तो मेरी छोटी बहू खाएगी, क्योंकि इसने मेरी इतनी प्यारी पेंटिंग जो बनाई है। ये लो चंचल बेटा। हे भगवान, मैंने इन्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ भूलकर मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। ये तो अपना सारा गुस्सा भूल गई है। सच में इन सब का दिल कितना बड़ा है। और एक मैं हूँ जो इनसे दूर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। फिर एक दिन, उफ वो चंचल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कितनी देर से फोन बज रहा है। लगता है चंचल फोन यहीं पर भूलकर अपने कमरे में चली गई है। पर है कौन जो उसे इतना कॉल कर रहा है? ये क्या, इस पर तो जान लिखा है, लेकिन ये फोटो तो किसी और के साथ लग रही है। जरा मैं भी देखती हूँ कि यह आदमी आखिर है कौन। हेलो। भावना की आवाज सुनकर ललित डर के मारे झट से कॉल कट कर देता है। अरे, इसने तो कॉल कट कर दिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब भावना इंदु को ये सारी बातें बताती है और वो चंचल को बाहर बुलाती है। क्या हुआ है माँ जी? हाँ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये देख, ये सब क्या है चंचल? कौन है ये लड़का? अब जब सारा सच आप लोगों के सामने आ ही गया है
तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वो दरअसल बात ये है। फिर चंचल उन्हें अपने बीते अतीत के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर इंदु और भावना काफी हैरान रह जाती हैं। क्या? हाँ माँ जी, यही सच्चाई है। शादी के बाद भी उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और हम दोनों मिले भी थे, और तब मैंने उसे खूब सुनाया था। फिर मुझे लगा कि उसके बाद वो मुझे कॉल तो क्या, वो मेरा नाम लेने से भी डर जाएगा। लेकिन वो आदमी तो इतना नालायक है कि उसने मुझे आज फिर से कॉल किया। और जब तुम इतना कह रही हो कि तुम्हें अब उससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें बस अपने जीवन में सुखी रहना है, तो तुमने उसका नंबर डिलीट क्यों नहीं किया? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो मेरे लिए अब अनजान हो चुका है और मैं ऊब चुकी हूँ उससे। इसीलिए मैंने उसका नंबर डिलीट करना भी जरूरी नहीं समझा। और सच कहूँ तो ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई। और देखिए, जो भी सच था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब आप लोगों पर है। अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना है तो आप निकाल सकती हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। अरे नहीं बहू, हम तुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे? अरे तुमने तो हमें सब सच बताया है और मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगी। हाँ चंचल, तुम अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में खुश रहना चाहती हो, और इससे बढ़कर अच्छा और क्या हो सकता है भला? हाँ बहू, अरे हर किसी का अतीत होता है, और अब जब तुम मेरे बेटे के साथ सुखी हो तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी तो आंखें ही बता रही हैं कि तुम ये सब सच्चाई बता रही हो। इंदु और भावना की ये बातें सुनकर चंचल की आंखें भर आती हैं। फिर बाद में, आज जिस तरह से तुमने सब सच कहा वो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा चंचल। और सच कहूं तो मुझे भी तुम अच्छी लगने लगी हो। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो मेरा तुम पर प्यार और बढ़ चुका है। क्या तुम सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकती क्या? प्लीज चंचल। हाँ विवेक, अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मेरा अतीत जानकर भी माँ जी और भाभी ने मुझे कितना समझ कर लिया और आज तक मुझ पर कितना प्यार जताया, इतनी हमदर्दी दिखाई। आजकल के जमाने में ऐसे ससुराल वाले मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अब मेरा जो भी है वो सब कुछ यही है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा चंचल कि ये सब कुछ तुम कह रही हो। समझ सकती हूँ विवेक, वैसे तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब से मैं इस रिश्ते की एक नई सिरे से शुरुआत करूंगी। और सच कहूँ तो मुझे भी तुम पसंद हो। जिस तरह से मुझ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ हमेशा इज्जत और प्यार से पेश आए हो, और वही मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए था। और अब जाकर मुझे ये बात समझ आई है। माफी मत मांगो चंचल, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आया वही काफी है। चलो, अब सब अच्छा ही होगा। हाँ विवेक, इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और चंचल अपने स्वभाव में अच्छा बदलाव लाकर अपने ससुराल में सबके साथ प्यार और खुशी के साथ रहने लगती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति नकुल के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। इसीलिए ये फालतू के सपने देखना बंद करो और प्लीज भगवान के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। अरे बस, बहुत हुआ तेरा नाटक। चल निकल यहाँ से। लेकिन आंटी जी। देखो मानवी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन मैं रितिका के साथ शादी जरूर करूंगा। नहीं वीरेन, ऐसा मत करो। प्लीज मेरी बात मानो वीरेन। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब करके मुझसे बदला लेना है, और मेरी ननद के साथ भी वही करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था, है ना? अगर तुम्हें अपनी ननद की इतनी ही पड़ी है तो हो जाओ ना मेरी। क्या बिगड़ जाएगा?
तुम्हें तो तुम्हारी ननद की भी जिंदगी बचानी है और साथ ही खुद को भी कुर्बानी नहीं देनी है। वाह, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तो हो जाओ ना तैयार अपने पति और ससुराल को खोने के लिए। अरे तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था वीरेन। अब तो मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। और जाओ जाओ, बढ़िया ही है शादी रोकने वाली। फिर वीरेन मानवी के मुंह पर दरवाजा लगाता है और अब मानवी सीधे अपनी सहेली हेतल से मिलने जाती है। शांत हो जा मानवी, इतना मत रो। ये ले, पानी पी ले। नहीं हेतल, भगवान को अगर उस हैवान को मेरी जिंदगी में फिर से भेजना ही था तो उन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से क्यों भर दी। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे रितिका और वीरेन की शादी हर हाल में रोकनी होगी। प्लीज बताना हेतल, क्या करूं मैं अब। देख मानवी, अब तेरे पास एक ही रास्ता है और उसके बाद ही सब ठीक हो सकता है। कैसा रास्ता हेतल? तुझे अपने ससुराल वालों को सब कुछ बताना होगा कि वीरेन तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और बता दे सबको कि कैसे वो तुझे फिर से परेशान कर रहा है। और ये भी बता दे कि वो कितना बुरा है और तूने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। नहीं हेतल, अगर मुझे ये सब उन्हें बताना ही होता तो मैं कब का बता देती ना। सच बताने के बाद सब कुछ और बिगड़ सकता है। रितिका का दिल टूट जाएगा और घर वालों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। देख मानवी, सच्चाई बताने से इतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, घर वाले तुझ पर थोड़े दिन गुस्सा हो जाएंगे पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। रितिका का भी दिल टूट जाएगा लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कम से कम अब तो उसकी जिंदगी बच जाएगी ना। इसीलिए कह रही हूँ, मान ले मेरी बात और यही कर। नहीं हेतल, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बता सकती और ये शादी रोकने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मतलब? अब हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे रितिका के मन से वीरेन उतर जाए और रितिका ही अंत में शादी करने से मना कर दे। एक बार अगर रितिका ने मना कर दिया तो माँ जी, पापा जी और नकुल सबके सब शादी होने ही नहीं देंगे। अरे लेकिन तू ऐसा क्या करेगी मानवी? रितिका तो उस वीरेन के प्यार में पागल हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हेतल और इसमें तुझे भी मेरा साथ देना होगा। तू चिंता मत कर मानवी, तू जो भी बोलेगी उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। थैंक यू हेतल। फिर हेतल और मानवी मिलकर एक प्लान बनाती है और मानवी हेतल से एक लेटर लिखवाती है। चल, लिख दिया मैंने ये तेरा लेटर। थैंक्स हेतल। रितिका तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छे से जानती है, इसीलिए ये लेटर मैंने तुझसे लिखवाया है। अब जब ये लेटर रितिका के हाथों में जाएगा तभी उसका वीरेन पर से भरोसा उठ ही जाएगा और फिर ये शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे कि सब ऐसा ही हो। फिर मानवी वो लेटर एक आदमी को घर में डिलीवर करने के लिए कहती है। अरे भाभी, बेल बजी है, आप रुको, मैं देखती हूँ। अरे नहीं रितिका, तुम खाना खा रही हो ना, तो तुम बैठ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है भाभी। फिर मानवी दरवाजा खोलती है और वो आदमी उसे एक लेटर दे देता है। अरे रितिका, ये लेटर तो तुम्हारे नाम से आया है, तो इसे तुम ही खोलो। क्या? मेरे लिए लेटर? हाँ रितिका, इस पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, लेकिन मुझे लेटर कोई क्यों भेजेगा? और अगर वीरेन को मुझे कुछ देना ही होगा तो वो मेरे हाथ में भी दे सकता है ना, क्योंकि वो तो पड़ोस में ही रहता है। देखो ना भाभी, भेजने वाले का उस पर नाम लिखा होगा। नहीं रितिका, इस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाभी। ये लेटर मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ रितिका, तुम बाद में इसे खोलकर पढ़ लेना। ठीक है भाभी। फिर मानवी वो लेटर रितिका के कमरे में रख देती है। फिर बाद में जब रितिका वो लेटर खोलती है तभी, हेलो रितिका, मैं जूही, मैं वीरेन की एक्स गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। देखो रितिका, मुझे कहीं से पता चला है कि वो तुमसे शादी कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ।
उस लड़के के साथ शादी मत करो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं कौन हूँ? मुझे ये सब कैसे पता चला? मैं ये लेटर कहाँ से लिख रही हूँ? ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो रितिका, और वीरेन से ये शादी तोड़ दो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। वो लेटर पढ़कर अब रितिका के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब वीरेन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और वो मुझे उससे शादी करने के लिए रोक रही है। लेकिन आखिर क्या बात हो सकती है? फिर रितिका वो लेटर घर में सबको दिखाती है और वो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान! उपेंद्र जी, क्या ये सच होगा? नकुल तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमें ही जाकर पहले वीरेन से बात करनी होगी और उसे ही सब पूछना होगा। अरे मुझे तो पहले दिन से ही उस वीरेन पर पूरा शक था कि वो बस दिखावे के लिए अच्छा बन रहा है, लेकिन आप सबने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर रितिका को शादी करने से रोक रही है, इसका मतलब जरूर उसमें कोई ना कोई खोट तो जरूर है। माँ जी, पापा जी, अब भी वक्त है, मान जाइए मेरी बात। रितिका को अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए और उसकी शादी के लिए हम लोग 2 से 3 साल रुक सकते हैं। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, मुझे वीरेन से इस बारे में बात करनी होगी और उससे बात करने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। चलिए माँ पापा, हम अभी उसके घर जाते हैं। फिर रितिका सिंधुरा और उपेंद्र के साथ वीरेन के घर चली जाती है। ये रितिका भी ना, सच में भगवान जी, बस ये प्लान कामयाब हो जाए और ये शादी टूट जाए। फिर वो लोग वीरेन और नीता को सब बताते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भी एकदम चौंक जाते हैं। क्या? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरे बेटे वीरेन की जिंदगी में जूही नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। हाँ काकी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है और वीरेन का ध्यान पहले से ही अपने करियर पर था। उसने ये लड़की के चक्कर में कभी पढ़ना चुना ही नहीं। उसके लिए तो उसका करियर ही सबसे महत्वपूर्ण था। नीता बहन, अगर आपकी बात सच है तो ये लेटर रितिका को किसने भेजा होगा और इन दोनों की शादी रोकने की कोशिश कौन कर सकता है? वो सब मैं नहीं जानता काकी जी, लेकिन कसम से मैं सच बता रहा हूँ, जूही नाम की किसी भी लड़की के साथ मेरा कोई नाता नहीं था। देखिए सिंधुरा जी, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमसे बहुत चलते हैं और उनसे हमारी बनती भी नहीं है। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ये घिनौनी चाल चली होगी ताकि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। और क्या सबूत दूं मैं आप लोगों को? आप लोग ही बताइए मुझे। आप सब मुझे कितने दिनों से जानते हो? मेरा और आपका रिश्ता एक प्रकार से परिवार के जैसे ही बन चुका है और उसके बावजूद भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। माँ पापा, शायद वीरेन सही कह रहा है। अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सब किसी की चाल है ताकि हम दोनों की शादी टूट जाए। और आप भी तो वीरेन को जानते हो ना कि ये कितना अच्छा इंसान है। हाँ रितिका बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और वीरेन बेटा, हमें तुम पर भरोसा तो पहले से ही है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में हम देख सकते हैं कि तुम कितने सच बोल रहे हो। और नीता बहन जी, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हम आपके पास इस तरह ये बात लेकर आ गए। अरे नहीं भाई साहब, आपकी जगह पर अगर मैं भी होती ना तो मैं भी यही करती। पर आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी को हम बहू नहीं बल्कि बेटी से बढ़कर प्यार करेंगे। धन्यवाद बहन जी। इस तरह वीरेन और नीता झूठ बोलकर रितिका और उसके माता पिता के मन से शक निकाल देते हैं। और उनके जाने के बाद, देखा माँ, ये चाल जरूर उस मानवी की ही होगी। उसी ने ये सब किया होगा ताकि मेरी शादी रुक जाए। हाँ वीरेन, लेकिन तू चिंता मत कर। वो मानवी चाहे कितने भी चाले क्यों ना चल ले, लेकिन मैं हर बार उसकी चाल को मात दूंगी और तेरी शादी तो उस रितिका के साथ होकर ही रहेगी। फिर जब मानवी को यह पता चलता है
कि रितिका के मन से शक निकल चुका है और उसकी चाल नाकामयाब हो गई है, तब मानवी और ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे लगा था कि मेरी चाल कामयाब हो जाएगी। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ हूँ। आखिर मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे सामने वीरेन खड़ा है, वो आदमी जो पहले तो सबको अपनी मीठी बातों में फंसाएगा और बाद में उन्हें खूब तकलीफ देगा। जरूर उसने माँ जी, पापा जी और रितिका को अपनी मीठी बोली से मनाया होगा। अच्छे बनने की एक्टिंग करना तो कोई उससे सीखे। अब शादी का दिन नजदीक आ जाता है और मानवी भी अब कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन जब शादी के पहले रस्म होने वाली होती है, तभी वहां पर पंडित जी आकर सबको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़ी गलती? कैसी गलती पंडित जी? मैंने जब वीरेन और रितिका की कुंडली का मेल किया था, तभी मैंने वीरेन की कुंडली को ठीक से पढ़ा ही नहीं था और जल्दबाजी में पढ़ने के कारण मेरी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अब जब मैंने अचानक से उनकी कुंडली पढ़ ली है, तब मुझे पता चला कि वीरेन की कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसके चलते रितिका की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई साहब, इसीलिए ये शादी मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने आखिरकार आपका चमत्कार दिखा ही दिया। अब तो ये शादी पक्का रुक जाएगी। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो पंडित जी? देखिए पंडित जी, ये सब बातें बस अंधविश्वास वाली बातें होती है। अब देखिए ना, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों की भी कुंडलियों में दोष है, जिसके चलते शादी के बाद दोनों में से एक की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन देखिए, आज शादी के इतने सालों बाद भी वो दोनों जिंदा हैं और एक साथ खुश हैं। और मेरे पापा तो मेरी शादी के दिन ही आने वाले हैं यहाँ पर। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब एक अंधविश्वास वाली बातें होती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों रितिका का पूरा ख्याल रखेंगे और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बहन जी, अगर आप दोनों इतना कह रहे हो तो हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है और हम पंडित जी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अब उनकी ये बातें सुनकर मानवी बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उसके सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बस करो अपना ये नाटक, बहुत ढोंग कर लिया तुमने अच्छे बनने का। इतने वक्त से मैं शांत थी क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये आदमी एक नंबर का नालायक आदमी है। इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और उसके बाद ये मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसकी बातों में मत आइए। ये तुम क्या कह रही हो मानवी? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। पहले तो इसने बहुत अच्छे बनने का नाटक किया, फिर उसके बाद ये मुझे इतना परेशान करने लगा कि मैंने अपनी जान देने तक का फैसला ले लिया था। मैं मरना चाहती थी। मेरे पैसे छीनता था ये आदमी, मुझे यहाँ वहां जाने से रोकता था। इसने मुझे बहुत सताया है, इसीलिए मैंने तंग आकर इसे छोड़ दिया। क्या? हाँ रितिका, और अब इतने लंबे समय के बाद हम दोनों वापस मिले हैं और अब इसने रितिका के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। लेकिन मैं इसे अच्छे से जानती हूँ कि ये रितिका के साथ भी वही करेगा जो इसने मेरे साथ किया है। लेकिन मानवी, ये सारी बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी नकुल। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी। फिर मानवी सबको सच्चाई बताती है कि कैसे वीरेन ने उसे धमकाया है और ये सब होने के बाद वो वीरेन की बोलती बंद हो जाती है और उसकी सच्चाई सामने आने के बाद वो लोग वीरेन से रितिका का रिश्ता तोड़ देते हैं और इस तरह रितिका वीरेन की चंगुल से छूट जाती है। रॉकी, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े से बंगले में रहते हो, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा घर है और वो भी शहर से कितनी दूर है।
अरे आंचल, वो दरअसल बंगले का रिनोवेशन हो रहा है और अब हम दोनों उसमें तभी जाएंगे जब हम दोनों शादी करेंगे। शादी के बाद वो बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया रॉकी। अब अंदर चले। हाँ रॉकी, क्यों नहीं। फिर आंचल और रॉकी घर के अंदर जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ आंचल, पर वो सब विदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो तो अब अगले महीने ही आएंगे और उनके आने पर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अरे वाह, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अपनी शादी के लिए अब 1 महीना और रुकना पड़ेगा। हाँ अचल, परिवार का साथ होना भी तो जरूरी है ना। बड़ों के आशीर्वाद के सिवाय हम हमारे जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हाँ रॉकी, सही कहा तुमने। वैसे रॉकी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में से मेरे लिए कुछ खाना मंगवा दो। क्या 5 स्टार? हाँ 5 स्टार रॉकी। अब मेरा होने वाला पति इतना अमीर है तो मैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी ना। नहीं आंचल, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। क्या? लेकिन क्यों रॉकी? क्योंकि हाल ही में मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था तो उसमें एक मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। बाहर का खाना खाना सही नहीं है आंचल। अभी तो मेरे सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं, वरना मैं तो उनसे ही खाना बनवा लेता। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो यहाँ पर। अरे नहीं रॉकी, मेरे होते हुए तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगे, मैं ही बना देती हूँ। तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी। मुझे कुछ ना हो इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवा रहे। हाँ तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है आंचल। फिर आंचल रॉकी के गले लगती है। वही आंचल के घर पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और 24 घंटे पूरे होने के बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पर पुलिस भी आंचल को नहीं ढूंढ पाती। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी। भगवान जी, हमारी ननद की रक्षा करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उसी लड़के के पास गई होगी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। सोनिया भाभी, आपने उस लड़के को देखा है ना? कैसा दिखता है वो? अगर पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाए तो उसे ढूंढने पर हम छोटी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर वो लड़का और छोटी एक दूसरे से मिले थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा और उसी से हमें पता चल जाएगा। फिर सोनिया उस जगह जाती है। जी, वो पिछले हफ्ते की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल सकती है क्या मुझे? बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे सारे कैमरास खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर आंचल को रॉकी के साथ रहते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रॉकी, पिछले 7 दिनों से हम घर पर ही बैठे हुए हैं, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। अरे नहीं आंचल, बाहर हर जगह पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारे गुमशुदा होने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और इस हालत में हम बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन रॉकी, हम बस थोड़ी ही देर के लिए जाएंगे। मुझे बाहर घूमना है और वैसे भी ये जगह शहर से काफी दूर है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर आंचल, प्लीज रॉकी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा, चलेगा। फिर रॉकी आंचल को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता है। वही घर पर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आंचल को ही याद करते हैं। कुछ पता चला छोटी का?
नहीं नैना, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। पूरे शहर में ढूंढा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि वो शहर के बाहर ही कहीं गई होगी, वरना अगर वो शहर में रहती तो अभी तक हमें मिल जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूरी पुलिस गई है उसे ढूंढने। साथ ही हमने भी उसके पोस्टर्स हर जगह पर लगाए हुए हैं और उसे ढूंढकर निकालने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी दावा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन हम दोनों को उसकी पल पल याद सताती है। काश कि हम उसे समझा पाते कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रोज, रॉकी, मुझे ना नया तकिया मंगवाना है। इस तकिए पर सर रख के मुझे जरा भी नींद नहीं आती। लेकिन आंचल, अरे तुम्हें इस तकिए की पड़ी है? यहाँ पर तो उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं आंचल, आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मेरे सारे पैसे अटक गए हैं और उधर माँ पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ आंचल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया तकिया मंगवा कर ही रहूंगा। हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए मैं ये मेरी चेन बेच देता हूँ। दादाजी की दी हुई ये आखिरी निशानी है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं रॉकी, ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम अपने दादाजी की आखिरी निशानी को मत बेचो। एक काम करो, ये मेरी चेन बेच दो। पिछले महीने ही मेरे भाई ने दी थी मुझे। अरे नहीं आंचल, मैं तुमसे ये चेन नहीं ले सकता। ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की के लिए सब कुछ करे। लड़की भी तो लड़के के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती है ना। तुम्हें इस चेन को रखना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम रॉकी, अब जाओ और इस चेन को बेच दो। लेकिन आंचल, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है बाबा, बेच देता हूँ इसे। और शुक्रिया आंचल, इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ देने के लिए। फिर एक दिन आंचल जब सोकर उठती है, तब वो कमरे में से बाहर आती है और वो रॉकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, हम सब जाएंगे वहां पर और खूब सारी दारू पीकर मजे करेंगे। पिछली बार तो मैंने उससे चेन ली थी और अब इस बार फिर से कोई नाटक करके उसकी हीरे की अंगूठी भी ले लूंगा। हाँ यार, उसे तो कुछ खबर भी नहीं है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ, और वो पागल तो यही सोचती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ और समझ रही थी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे आंचल, उठ गई तुम? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए और तुम गरीब लड़के को पसंद नहीं करती। इसीलिए मैंने ऑनलाइन फेक आईडी बनाई और तुम्हें अपने नाटक में फंसाया। छी रॉकी, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अब तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगी और ऐसा तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर रॉकी, रॉकी छोड़ो मुझे। रॉकी आंचल को बांध देता है और अब आंचल वही फंस कर रह जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मुझे वहां पर सुख मिला और ना यहाँ पर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान जी? ऐसे ही एक दिन जब आंचल का जन्मदिन होता है, तभी
आज छोटी का जन्मदिन है, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। कितना कुछ सोचा था हमने उसके लिए। अमीर होने के बाद उसका ये पहला जन्मदिन है। जब हम गरीब थे तभी हमारे लिए जन्मदिन भी एक मामूली दिन के बराबर ही होता था। काश आज वो हमारे साथ होती। वही आंचल भी उदास होती है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ पर हूँ। काश मैं यहाँ से निकल पाती। अरे ये क्या, ये तो सो गया है। क्यों ना मैं चुपके से निकल जाऊं यहाँ से। हाँ, यही करती हूँ। फिर आंचल चुपके से निकल ही रही होती है कि उतने में रॉकी उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, जाने दो मुझे रॉकी। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार से रखा है तो प्यार से रहो। अरे इसे कोई प्यार कहता है क्या? छी, लानत है ऐसे प्यार पर। मैं ही पागल थी जो अमीर लड़के के पीछे भाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंसान अमीर या गरीब उसके पैसे से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम पर विश्वास करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप घर पर रहो। जब रॉकी घर पर रहता है तब वो आंचल को खुला छोड़ता है, लेकिन बाहर जाने पर वो उसे बांधकर जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर रॉकी के शराबी दोस्त आते हैं और उनके सामने रॉकी आंचल से बदतमीजी से पेश आता है। अबे तुझे समझ नहीं आया क्या? जा हमारे लिए चकना लेकर आ। मुंह क्या देख रही है? एक और थप्पड़ खाना है क्या? चल जा, नालायक कहीं की। कुछ भी बोल रॉकी, भाभी एकदम कमाल की है। हाँ वो तो है। फिर आंचल रसोई में जाकर बहुत रोती है। आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। अगर यहाँ पर मेरे दोनों भाई होते तो रॉकी और उसके शराबी दोस्तों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ भाई। फिर एक दिन जब रॉकी नहा रहा होता है तभी, ये तो अभी नहाने गया है, यही सही मौका है, मुझे जल्दी से भाई को फोन लगाना चाहिए। फिर आंचल रॉकी के फोन से अपने भाइयों को फोन लगाने की कोशिश करती है। अरे नहीं, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस कैद खाने से निकलना ही है, क्योंकि और मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। ऐसे ही एक रोज जब नैना और सोनिया दोनों किसी काम के चलते शहर से थोड़ा दूर जाती है, तभी वहां पर सोनिया रॉकी को देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने छोटी के साथ देखा था। क्या? तो फिर हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। फिर सोनिया और नैना उसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रॉकी को खूब मारते हैं। नालायक निकम्मे आदमी, तुझे क्या लगा तू हमारी ननद को परेशान करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? आज तो तू गया बेटा, तुझे तो अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी मूर्ख दरिंदे। मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अपनी दोनों भाभियों को वहां पर देखकर आंचल भी अब भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने मुझे आज बचा लिया। मैं भटक गई थी भाभी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर अंत में रॉकी को जेल की सजा दी जाती है और आंचल अपने घर वालों के साथ एक नया और खुशहाल जीवन जीने लगती है।